आदाब नाज़रीन, टीवी 11 के खुसूसी पॉलिटिकल पंच प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। तो दोस्तों, आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंच का खुसूसी प्रोग्राम। आपको हम डेली बताते जा रहे हैं, सारे सियासतदान के जमात के लीडर्स को बुला रहे हैं। तो आज के हमारे इस खुसूसी पॉलिटिकल पंच के प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान है एर्रागड्डा डिवीजन के साजिखा कारपोरेटर और वार्ड मेंबर, फ्लोर लीडर, एक्स चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद शरीफ साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और टीआरएस पार्टी की तरफ से मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी सादिका उर्दू अकादमी चेयरमैन और हल्के नामपल्ली टीआरएस के इंचार्ज। आप दोनों का मैं इस्तेकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं शरीफ साहब से सवाल कर रहा हूं कि इस तेलंगाना स्टेट, अब तो तेलंगाना रियासत बन गई है, तेलंगाना रियासत बन गई, तेलंगाना देने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस का कहना यह है और बीजेपी का कहना यह है कि तेलंगाना लाने में बीजेपी का रोल बहुत अहम था, और टीआरएस पार्टी का कहना यह है कि टीआरएस पार्टी बनी इसलिए ताकि तेलंगाना लाने के लिए कई तुलबा और कई तेलंगाना के हामियों ने कुर्बानी देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने टीआरएस का दबाव देखते हुए तेलंगाना को दिया, और कई तुलबा और कई तेलंगाना हामियों की जान लेकर तेलंगाना को दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, साबिक़ एर्रागड्डा कारपोरेटर हूँ, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का साबिक़ फ्लोर लीडर और एक्स वार्ड चेयरमैन। मैं जहाँ तक भी ये बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, 125 साल से भारत देश में सेकुलर पार्टी है, भारत देश में चल रही है, और मैं उम्मीद रखूँगा कि हर हमेशा भारत देश को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उससे पहले नेहरू जी, और अभी सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में चल रही है। और तेलंगाना का जो सवाल है, सबसे पहले तेलंगाना का एजुकेशन 69 में ब्रह्मा रेड्डी साहब के पीरियड में, मरी चंद्र रेड्डी साहब के टाइम पे शुरू हुआ है। 60 साल से तेलंगाना का चल रहा था इशू, मगर उस चीज़ का वक्त अभी आने का था, आया है अभी वक्त। और तेलंगाना दे तो अच्छा रहता, बल्कि हमारे सोनिया गांधी जी इस चीज़ को समझ के आंध्रा तेलंगाना का इशू में जो लोग गुजरे हैं उनके भी देखते हुए, गौर करते हुए तेलंगाना को देने वाले सोनिया गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी दी है। और यहाँ तक अभी जो इलेक्शन हुआ है एमएलए एमपीज का, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई बोल के जो सवाल आया है, हमारे पास कांग्रेस के सीनियर लीडरों की कुछ वजह दी है कि तेलंगाना सोनिया गांधी जी दी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना आया है। सीनियर लीडर्स कांग्रेस के हमारे, उनकी भी कुछ गलतियां हैं। कोई भी चीज हम इजाद करे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राष्ट्र पे वैएस राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनके पीरियड में जो पब्लिक को, आवाम को जो फायदा पहुंचा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मंजूर है, एम्बुलेंस आया है, व्हाइट कार्ड्स आया है, पब्लिक को जो है सो ट्रीटमेंट कराने के लिए गांधी अस्पताल या उस्मानिया अस्पताल में जाने के लिए लाइन में रहना पड़ता था। मेरा सवाल ये था तेलंगाना के बारे में, और आपसे मैं दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूँ, तेलंगाना कांग्रेस तेलंगाना देती तो क्यों तेलंगाना के अवाम तेलंगाना से कांग्रेस को बेदखल कर दी? मैं वही इशू पे आ रहा था, अभी आप बीच में डिस्टर्ब कर दिया मेरे को कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर गरीब आवाम को सेकुलर जमात की तरफ से लेकर चलने वाली पार्टी है कि आवाम को इस चीज का फायदा पहुंचाते हुए कांग्रेस पार्टी लास्ट में ये मुद्दे पे आई है तेलंगाना के इशू के ऊपर। पहले तो माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप दिया है, 4% रिजर्वेशन लाई है कांग्रेस पार्टी, और ट्रीटमेंट के लिए व्हाइट कार्ड दिए है, लोगों को कॉर्पोरेट अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हजारों करोड़ रुपए माइनॉरिटी फंड बोल के आया है यहाँ पर। मगर इस फंड को, इस चीज को राजशेखर रेड्डी साहब गुजरने के बाद दूसरे कांग्रेस पार्टी के सीएम जो है उसको लेकर नहीं चले। फिर भी सोनिया गांधी जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना देना हुआ कि वो अपने बर्थडे का दिन डिक्लेयर करें, और उसी के साथ में फिर तेलंगाना यहाँ पर डिक्लेयर करें। और मतलब आपका कहना यह है कि
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी दी है और कांग्रेस के चंद सीनियर लीडर्स की वजह से कांग्रेस को तेलंगाना में हाथ धोना पड़ा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपको कांग्रेस पार्टी तेलंगाना दी है, सोनिया गांधी तेलंगाना दिया है, और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में खामियां क्या है, तो काम करते हैं 10 रुपए का, कैनवेजिंग 1 रुपए की करते हैं। पब्लिक तक इस चीज का फायदा हम ये करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बल्कि ये आवाम में पहुंचाने में हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग नाकामयाब रहे। तो आप बताइए, हमारे रहीमुल्लाह खान साहब, नियाजी साहब, आप बताइए, आप एक बहुत आप सादिका उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी रहे और अब आप नामपल्ली हल्के के TRS के इंचार्ज भी है। फिर वक्त आपकी हुकूमत तो तेलंगाना रियासत में यहाँ पर फॉर्म हो गई है, आप देखिए। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि कांग्रेस सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी, एक बल्कि शरीफ साहब नहीं, दूसरे लोग भी बोले कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पे गली से दिल्ली तक कुर्बानी दी है। इसकी वजह यह है क्योंकि तेलंगाना के चंद तुलबा और तेलंगाना के हामियों ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी, तो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लिए अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी है, क्योंकि 5 साल हुकूमत छोड़ दी। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देना चाहती थी और तेलंगाना दी। वजह यह है कांग्रेस पार्टी के चंद हायर जो भी मतलब सीनियर लीडर्स है, इसको जो पब्लिक तक, आवाम तक लेके जाना था उसमें फेल हो गए, जिसका पूरा फायदा TRS उठा रही है। ये आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। सारी दुनिया जानती है कि मेरे ख़ायद तेलंगाना के गांधी, तेलंगाना महात्मा, तेलंगाना टाइगर अली जनाब KCR साहब ने किन हालात में तेलंगाना के लिए तहरीक शुरू किया। उन्होंने देखा 1969 के बाद मुसलसिल तेलंगाना वालों के साथ नाइंसाफियां हो रही थी, तेलंगाना वालों के साथ जो है धांधलियां हो रही थी, तेलंगाना के साथ जो है ऐसी नाइंसाफियां हुई। अगर मौरिख अपना कलम उठाएगा तो लिखेगा कि कांग्रेस की हुकूमतों में भी तेलंगाना का इस्तेसाल किया गया और तेलुगुदेशम के दौर में भी तेलंगाना का इस्तेसाल हुआ। इसीलिए KCR साहब ने सन 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति का क़याम लाया और उन्होंने कहा, मुझे इख्तिदार नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्लियामेंट या असेंबली की सीट नहीं चाहिए, मैं तेलंगाना के साथ इंसाफ दिलाऊंगा। और उन्होंने अवाम से कहा, जैसा कि तारीख गवाह है हिंदुस्तान की, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, ऐ हिंदुस्तानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मेरे तेलंगाना क़ायद चीफ मिनिस्टर अली जनाब KCR साहब ने तेलंगाना के वासियों को ना दौलत मांगी, ना हीरे जवाहरात मांगे, ना उनसे कुर्बानियां मांगी। उन्होंने कहा, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। मुसलसिल 14 साल की जिद्दोजहद के बाद उन्होंने असेंबलियों की इजलासों को हिलाया, उन्होंने तेलंगाना में एहतजाज बुलंद किया और वो एहतजाज महात्मा गांधी जी के उसूलों पर था। और ऐसे उसूल जमहूरी अंदाज से, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें जमहूरी हक दिया है, उस जमहूरी अंदाज से KCR साहब ने आंदोलन किया, एहतजाज बुलंद किया, धरने दिए, रेल रोका, रास्ता रोका, असेंबली के इजलास को हिलाया। उसके बाद KCR साहब ने पार्लियामेंट के ऐवानों को हिलाया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की सीट अजीज नहीं है, बल्कि मुझे मेरा तेलंगाना अजीज है। और उन्होंने अपने सारे एमएलएस को, आप तारीख उठाकर देखें, हिंदुस्तान में कितने मर्तबा जो है एमएलए इस्तीफा दिए, कितने मर्तबा MPs हमारे इस्तीफा दिए। क्यों दिए? अरे इख्तिदार तो सबको हमेशा ज्यादा अजीज होता है, लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति ना पार्लियामेंट के इख्तिदार को देखा, ना असेंबली के इख्तिदार को देखा, तेलंगाना के लिए कुर्बानियां दी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस को जो इख्तिदार नहीं मिला इस वक्त, या तेलुगुदेशम को इख्तिदार नहीं मिला,
तो सारी दुनिया जानती है कि तेलुगु देशम की ही वजह से, वरना तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलंगाना अलहदा तेलंगाना सन 2001 या 2002 में एनडीए सरकार में हमें मिल जाता था, क्योंकि मैं नहीं बल्कि एल.के. अडवाणी ने कहा, सुषमा स्वराज ने कहा कि यही चंद्रबाबू नायडू साहब थे जिन्होंने मरकजी हुकूमत में शामिल थे और एनडीए सरकार में उन्होंने शदीद मुखालिफत करते हुए तेलंगाना को रोका। उसीलिए 1300 जो है नौजवान शहीद हो गए तेलंगाना में। तो आपको मैं ये बात बताऊं कि आज तेलंगाना के 1300 नौजवान तलबा और तालिबान जो शहीद हुए वो तेलुगु देशम की वजह से हुए। तेलुगु देशम जिम्मेदार है उन शहीदों की जो तेलंगाना में आज जो हालात पैदा हुए। और रही बात कांग्रेस के इख्तिदार की, सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस को इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा। महंगाई सर पर चढ़कर बात कर रही थी, 80% लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, और आज जो है सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस जो है इख्तिदार से दूर हुई। और यहां तेलंगाना की बात, अगर तेलंगाना वक्त पर मिल जाता तो अवाम यकीनन हो सकता कि सोनिया गांधी के साथ होती, लेकिन इतने वक्त हमारे साथ ड्रामा खेला गया। चिदम्बरम यूनियन होम मिनिस्टर जो है रात के 1 बजे रात को जो है तेलंगाना अलहदा का ऐलान किया 9 दिसंबर 2009 को। उसके बाद फिर उस अहकाम से, उस ऑर्डर से जो है पलट जाते हैं। ये खिलवाड़ किया जाता रहा। न्यायाधीश साहब, एक चीज मैं आपको माफी चाहता हूँ जी। न्यायाधीश साहब, एक चीज बताइए कि तेलंगाना में रुकावट तेलुगु देशम का अहम रोल है, आप बता रहे थे। तो कांग्रेस ने तेलंगाना, तो बहरहाल आप एक चीज तो मान लीजिए कि देर से दिया दुरुस्त से दिया, बहरहाल कांग्रेस ने ही तेलंगाना दिया, इस चीज का खुलासा कर दिया आप कि बहरहाल कांग्रेस की मेहरबानी है, समझो कि तेलंगाना आ गया। आप ये मैं एक बात ये कहता हूँ कि मेहरबानी कौन सी? अरे जमहूरी अंदाज से जिस शख्स ने महात्मा गांधी जी ने एहतजाज करते हुए, आंदोलन करते हुए अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाला था, आज केसीआर साहब ने कांग्रेस हुकूमत को झुका दिया जमहूरी अंदाज से। उन्हें एहतजाज को देखना पड़ा और 4 करोड़ अवाम के डेमोक्रेसी डिमांड को उन्होंने कबूल करना पड़ा सोनिया गांधी। लेकिन आज जो इख्तिदार कांग्रेस से दूर हुआ है उसकी वजह यह है, अगर कांग्रेस वक्त पर देती तो फैसला कुछ और होता, लेकिन इस तरीके से खिलवाड़, इस तरीके से नाइंसाफियां की कांग्रेस ने तेलंगाना के साथ। उसीलिए आज फैसला तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम ने बेहतरीन फैसला दिया और तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी, तेलंगाना के अवाम के दिलों की धड़कन जनाब केसीआर साहब को आज वजारत उज़्मा पर, वजारत आला पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर नामजद किया। जी, आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अब तक हर टीआरएस के लीडर ने, हर टीआरएस के एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कारपोरेटर, बहरहाल जो भी हो, सिर्फ केसीआर साहब के बारे में बातचीत की और टीआरएस के लिए, मतलब जो तेलंगाना के लिए, बहरहाल ऐसे कई मासूम और मजबूर तुलबा के जिंदगियों से टीआरएस ने खेल लिया, ऐसे भी इल्जामात है हाल ही में। क्योंकि जब अब तक ये बताइए कि टीआरएस का कोई एमएलए खुदकुशी किया या टीआरएस का कोई नामची लीडर खुदकुशी किया, सिर्फ इसमें शहीद हुए तो कम तकवे के लोग और तुलबा अपनी जान कुर्बान कर दिए, जिसकी वजह से आज तेलंगाना आ गया। मगर इस चीज को बाजू रखकर टीआरएस पार्टी, सिर्फ टीआरएस पार्टी की वजह से तेलंगाना आया, बल्कि पब्लिक में बोलना चालू कर रहे हैं। मगर अब तक जितने भी लोग तुलबा जो अपनी जान दिए, तेलंगाना हामियों ने जान दी, कुर्बानी दी तेलंगाना के लिए, ना उनके बारे में कभी अभी तक चीफ मिनिस्टर बन के भी 24 घंटे भी हो चुके हैं, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं कि उनके घर वालों को सरकारी मुलाजिमियत या उनके रहने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें नजरअंदाज कर दीजिए। ये कहाँ तक ये बिल्कुल सही है या गलत है, ये चीज बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं हबीब साहब, खास तौर से जैसा कि तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत या तेलंगाना के शहीदों को पुरसा देने के बाद कि आप तारीख गवाह है, अखबारात मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपके सामने है, जब हमारे तेलंगाना के बहादुर नौजवान
जो तेलंगाना के नाम पर अपनी जिंदगियां दे रहे थे, खुदकशी कर रहे थे और यहां तक अपने आप को आग लगाते हुए, दौड़ते हुए अपनी जिंदगी को दे दी और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट के हाउस के सामने जो है रेड्डी जो है खुदकशी कर लिया हमारा नौजवान। तो आप बताइए, उनके अहलिया ने खानदान को, उनके बीवी और बच्चों को पुरसा देने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद केसीआर साहब थे। और उस वक्त ये खुदकशियों के दौर में चंद्रबाबू नायडू अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रहे थे और कांग्रेस की सोनिया गांधी हो या किरण कुमार रेड्डी हो या उस वक्त रोशैया हो या राजशेखर रेड्डी हो, जब ये खुदकशियों के दौरान कोई भी वजीर आला उनके घर तक नहीं पहुंचा, ना उनको पुरसा दिया, ना कोई तयखुनात दिया। लेकिन केसीआर साहब ने इन खुदकशियों पर जो है इस पर एहतजाज किया और इन खुदकशियों पर जो है उन्होंने कहा जिंदगियां हमारी बहुत कीमती होती हैं, खुदकशियां हमारी जिंदगी इसका मसले का हल नहीं है, हमारी जिंदगियां जाया ना कीजिए। बल्कि उन्होंने पुरसा दिया, उनके अर्थी के जुलूसों में मौजूद रहे और जो है केसीआर साहब ने ये भी कहा कि देखिए फुर्सा देना, चाहे वो कांग्रेस हो या टीडीपी दो, फुर्सा देने से कुछ नहीं होना, जो जाने वाला चलेगा। मगर उनके घर वालों के साथ, उनके ज़हरे खानदान के साथ, उनकी बीवी, उनके वालिद वालदा के साथ क्या टीआरएस पार्टी ने कोई हुकूम, सरकारी मुलाजिमियत या तो उनके लिए कोई रोजगार या उनके लिए कोई माशी हालत की मदद की? मैं उस चीज का खुलासा, मैं ये नहीं बोला कि आज माशी हालत मतलब आपको ये बात बता दूं कि तेलंगाना की हुकूमत आए सिर्फ 24 घंटे हो चुका है, सिर्फ 24 घंटे हुआ है केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेकर, और उन्होंने बारहा कहा है उन शहीदों के खानदान से एक एक मुलाजिमत, सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी, उनकी यादगारें कायम की जाएगी, उनके साथ भरपूर इंसाफ किया जाएगा और उनके बीवी और बच्चों को जो है ताहयात पेंशन जारी की जाएगी, उन्होंने कहा। और हुकूमत पर जब चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आ गए हैं तो पूरा इंसाफ होगा और सिर्फ उन शहीदों के साथ इंसाफ होगा, तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ होगा, बीसीज, एससीज, एसटीज और माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि केसीआर साहब गरीबों के मसीहा हैं, केसीआर साहब तेलंगाना के मसाइल से वाकिफ हैं, केसीआर साहब तेलंगाना के उन मसाइल से वाकिफ हैं जो 60 साल से जो है ज़ेरे इल्तिवा हैं। ठीक है, एक मिनट शरीफ साहब आप बताइए कि अभी नियाजी साहब फरमा रहे थे कि कांग्रेस ने बहरहाल सेंटर में हो दो या स्टेट में हो दो, पूरी गवर्नमेंट उनकी मतलब वॉश आउट हो गई है पूरी, और वो मतलब इख्तियार से दूर हो गए हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि कांग्रेस ने गरीब आवाम के साथ, बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, हिंदुस्तान में गरीब आवाम ने कांग्रेस पार्टी से बदजन आ गए थे, जिसकी वजह से वो लोगों को हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। और जाहिर सी बात यह है कि तेलंगाना टीआरएस पार्टी के एहतजाज की वजह से ही तेलंगाना आया और तुलबा के कई तुलबा शहीद हुए, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी वक्त पे देती तो आज कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती थी। इसकी वजह यह है, कांग्रेस पार्टी इख्तियार में नहीं आने की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना दी मगर तड़पा कर दी, जिसकी वजह से कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? तेलंगाना, आंध्र एक ऐसा स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान में एक तारीखी स्टेट है, और तेलंगाना देना हो तो 2 दिन 4 दिन की ऐसी बात नहीं होती। एक बार सोनिया गांधी जी अपने बर्थडे के दिन, जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जो वायदा किए हैं, उस वायदे के ऊपर बराबर सोनिया गांधी जी तेलंगाना दिए हैं, और तेलंगाना देना कोई मामूली बात नहीं है। जैसा कि दूसरे स्टेट अलग हुए वैसा स्टेट नहीं है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहुत, हैदराबाद और पूरे हिंदुस्तान में बहुत अहमियत वाला स्टेट है। ये स्टेट जो दिए हैं बहुत कमाल का काम कर रहे हैं सोनिया गांधी जी, कोई ऐसा मजाक का स्टेट नहीं है। तेलंगाना में एक हैदराबाद सोनिया की चिड़िया के नाम रखे हैं निजाम स्टेट को। ये स्टेट यहाँ के अवाम को जो मिला है सोनिया गांधी जी दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के तौर में मिला है। और जो चीज आगे बता रहे हैं कांग्रेस पार्टियां क्यों नहीं है, कांग्रेस पार्टियों में पार्टी के कैंडिडेट्स में या पार्टी के सीनियर लीडर्स में जो अपने अपने सीट्स के लिए
जो अपने अपने सीएम बनने के शौक के लिए जाके आवाम के बीच में जाके कांग्रेस पार्टी क्या क्या आवाम के लिए फायदे किए है, इस चीज का प्रचार नहीं करने से हमारे को आज ये दिन देखने का मौका मिला है। और इसी के साथ में अब आने वाले दिनों में भी देखेंगे आप कि हिंदुस्तान में या आंध्र प्रदेश हो दो या तेलंगाना हो दो, कांग्रेस पार्टी एक वहां सेकुलर पार्टी ऐसी पार्टी है, बल्कि गरीब आवाम को, हर कौम के आदमी को कांग्रेस पार्टी को लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को देखने वाली है कांग्रेस पार्टी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी फिर इसका ऐसा रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी अच्छे रिजल्ट से फिर यहाँ पर आगे बताएंगे। बहुत अच्छा। आप मुझे अभी मैं थोड़ी देर पहले बीजेपी के एक सीनियर माइनॉरिटी लीडर से भी मैंने उनसे बातचीत की, तो उनका इल्जाम ये था कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से 60 साल से नहीं, करीब कई साल से मुसलमानों से खेलते हुए, मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए हर बार रियासत में जीत हासिल करते गई। मगर आप तारीख गवाह है, जब मस्जिद शहीद हुई थी, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो कांग्रेस की हुकूमत थी, जब बम ब्लास्ट हुए थे तो कांग्रेस की हुकूमत थी, जब मुसलमानों पे टाटा केस बुक हुए थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी। उन्होंने निशाना बताया कि बीजेपी को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। लोग कांग्रेस वालों ने बीजेपी मुसलमान के अवाम के दिल में खौफ पैदा कर दिया कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। बहरहाल कांग्रेस ही मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है, ये कहां तक सही है आप बताइए। ये बात तो गलत है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, बल्कि खाली मुसलमान बोल के नहीं, पूरी हर कौम को लेकर चलती है, इससे पहले मैं आपको बताया हूँ। और बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ मजहबी के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी है, मजहब के नाम पे चलने वाली पार्टी है बीजेपी पार्टी। कि बीजेपी पार्टी के साथ में अभी देखिए आप मिनिस्ट्रीज दिए हैं, हिंदू आरएसएस पार्टी है, हिंदू विश्व प्रसाद पार्टी है। जब ऐसे पार्टियों को साथ रखने वाली पार्टी सेकुलर होकर कैसा बता सकती है कि आज तक आप देखिए मक्का मस्जिद में बम ब्लास्टिंग हुआ, उसका रिजल्ट कुछ और आया है कि बीजेपी वाले को बम ब्लास्टिंग करा के माइनॉरिटीज वाले कराए, मुसलमान कराए बोले, ये बात गलत है। बल्कि कांग्रेस पार्टी हर हमेशा माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ रही है और आगे भी रहेंगी। और जितने भी टाइम पे आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी आने के बाद में जो माइनॉरिटीज को फायदा हुआ है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दौर में फायदा हुआ। उसके बाद देख लीजिए आप बीजेपी गवर्नमेंट गई है, दूसरा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट गई है, माइनॉरिटीज को क्या फायदा हुआ पिछले रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकर चलने वाली है। अब देखिए यहाँ तक कि अब परसों जब केसीआर साहब तेलंगाना की रियासत के वजीर आला चीफ मिनिस्टर का जब उन्होंने चार्ज लिया तो सेंट्रल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें मुबारकबाद दिए और कुछ फंड्स और कुछ सेंट्रल से कुछ मदद चाहिए तो लोगों में ये भी बातचीत चली कि टीआरएस भी बीजेपी से अलायंस है क्या, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या ये टीआरएस बीजेपी का मामला तो ये अलग चीज है। मैं अपनी पार्टी के तरफ से बोलूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, हर हमेशा हर आदमी को, माइनॉरिटीज को, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने वाली है। अब टीआरएस का एक ऐसा माहौल है कि अभी 24 घंटे वहां भी लगे, आगे देखते जाइए टीआरएस कौन सी पार्टी है और किसको क्या फायदा पहुंचाने वाली है। हम इन चीज को देखेंगे और आप भी रहेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे आगे। आप बताइए, कांग्रेस में जब से कांग्रेस हुकूमत में थी, आंध्र प्रदेश में हुकूमत चलाए राजशेखर रेड्डी साहब 10 साल हुकूमत चलाए और काफी काम भी हुए इसमें। जब एमआईएम कांग्रेस के साथ थी, अचानक जब कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना और आंध्रा और हिंदुस्तान से खत्म हो गई तो क्यों एमआईएम कांग्रेस का साथ छोड़ के टीआरएस से दोस्ती कर ली? कांग्रेस पार्टी और एमआईएम पार्टी का आज भी बराबर खुलूस है हमारा उनका। हम उनसे मिलते हैं, हमारा सुनो मिलते हैं, यहाँ से सोनिया गांधी से बात होती है, उनसे उन्हें जाके मिलते हैं, दिल्ली गए तो असदुद्दीन अवैसी साहब। कोई ऐसी बात नहीं है कांग्रेस को छोड़ना हो गया एमआईएम वालों से। एमआईएम पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाली पार्टी है, आइंदा भी मेरे उम्मीद है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। मगर इस चीज का मीडिया के सामने आप देखिए, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारी प्रिंटिंग मीडिया में खुलासा होगा कि कल तक टीआरएस और कांग्रेस के बीच, एमआईएम के बीच में ऐसा था, दोनों के बीच में एक वार था, मगर आज अचानक ये प्यार कैसा हो गया इन दोनों के बीच में? अभी तो कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया, इस चीज का खुलासा हुआ क्योंकि उन्होंने ये पार्टी, एमआईएम पार्टी के सदर ने खुलासा किया कि हम टीआरएस को मदद करने वाले हैं। तो बताइए, क्या कांग्रेस हारने की वजह से एमआईएम पार्टी टीआरएस का साथ दे रही, समझ रहे हैं? वैसा कुछ भी नहीं है। अब नई पार्टी आई, चीफ मिनिस्टर है, तो एरिया के हैदराबाद की एमपी है असदुद्दीन अवैसी साहब, दूसरे उनके साथ एमएलए जीते हैं होल सिटी से, क्योंकि रोलिंग गवर्नमेंट से उन्हें मुलाकात करेंगे, मिलेंगे तो उनको बजट भी हासिल होगा, डेवलपमेंट होगा। तो सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए और कुछ भी नहीं।
और दूसरी कोई बात नहीं। नियाज़ी साहब, आप एक चीज बताइए कि आप बता रहे थे कि टीआरएस पार्टी के बारे में, मैं अहम सवाल पूछ रहा हूं कि टीआरएस पार्टी कभी तेलंगाना के फेवर में, एमआईएम पार्टी कभी भी तेलंगाना देना या नहीं देना, ये दोनों चीज के बारे में भी वो लोग दखल नहीं दिए। कभी ये तेलंगाना के खिलाफ भी नहीं थे और ना तो तेलंगाना के तायद में भी नहीं थे। तो वैसी जमात से टीआरएस पार्टी को अचानक क्या होगा, जबकि ये लोग दुश्मन थे, अचानक क्या होगा टीआरएस को जाके एमआईएम से मिल गए? क्या तेलंगाना में हुकूमत बनाना है? आप कई जलसों में सुनते हो तेलंगाना टीआरएस को हुकूमत बनाना है तो एमआईएम से हाथ मिलाना जरूरी था। और वजह ये भी है क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में, तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अब तक टीआरएस पार्टी को सिर्फ एक सिकंदराबाद हल्के से पद्माराव साहब की जीत हुई है, बाकी के सिवा कोई एमएलए उनका जीता नहीं। आने वाले जो बल्दिया इंतखाबात है, बल्दिया इंतखाबात के लिए गुलाबी झंडा हैदराबाद में, क्योंकि लोग टीआरएस को पहचान ही नहीं है हैदराबाद में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से है, मगर आज रियासत में तेलंगाना में टीआरएस जब हुकूमत चला रही तो हैदराबाद में भी उसकी पहचान बना, जिसकी वजह से वो मजबूरी से एमआईएम से दोस्ती के ऐसे इल्जाम आ रहे थे। आप क्या सही समझ रहे हैं? इस सिलसिले में मेरे ख्यालात ये हैं कि जब इस देश के लिए आज़ादी लड़ी जा रही थी उस वक्त गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी, और उस वक्त कोई भी अगर उस मूवमेंट का दुश्मन होता, या अंदरूनी हो या बैरूनी हो, तो उससे उन्होंने बहुत मोहब्बत और खुलूस से मिलते, क्योंकि उन्हें तहरीक में कामयाबी की सिमत आगे बढ़ाना था। तो आप देख रहे हैं ये हमारे शहर हैदराबाद, रियासत दक्कन की एक तारीख है, निज़ाम दक्कन, नवाब मीर उस्मान अली खां आसिफजा साहबे की। अगर निज़ाम दक्कन की कोई तारीख से वाकिफ है तो वो केसीआर साहब हैं, हमारी तहजीब से कोई वाकिफ है तो केसीआर साहब हैं, हमारी कुर्बानियों से कोई वाकिफ है तो केसीआर साहब हैं। तो आपको ये गलत फहमी ये हो रही है हबीब साहब कि हमारे 2 एमएलए ग्रेटर हैदराबाद में हैं, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए हमारे 9 एमएलए हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हमारी ही है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, क्योंकि केसीआर साहब की क़यामगाह पर आली जनाब आपकी कब से बनी है? आली जनाब आप 4 महीने पहले आप चंद महीने पहले एमआईएम और टीआरएस अब अचानक रात ऐसी क्या दोस्ती, इतनी मोहब्बत कहां से आ गई? आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हमरा जब केसीआर साहब की क़यामगाह पर आए तो केसीआर साहब ने उनका वालियाना खैर मकदम किया, क्योंकि वो जानते हैं ये मुसलमानों के आला क़ाइदीन हैं, वो जानते हैं मुसलमानों की क़ियादत है, ठीक है, वो जानते हैं। तो उन्होंने वालियाना खैर मकदम किया, क्योंकि केसीआर साहब के दिल में मुसलमानों के क्यों टीआरएस में इतने जने महमूद अली साहब हैं? आप एक चीज से खुला, केसीआर साहब को जब इब्राहिम साहब को हरा दिया गया था इलेक्शन में, जब क्या मुसलमान याद नहीं आता? केसीआर साहब के दिल में मुसलमानों के ताल्लुक से खुलूस है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, उसी लिए उन्होंने मुस्लिम कायदीन को इब्राहिम साहब वहां से इंतखाबात लड़ रहे थे, जब टीजेएसी को बोल के बीजेपी को रुका सकते थे, मगर नहीं रुका के आज अचानक मंडली से ऐसी कैसी मोहब्बत हो गई? देखिए बीजेपी से टीआरएस का उस इलेक्शन में कोई अलायंस नहीं था। इब्राहिम साहब को महबूब नगर टाउन से टिकट दिया गया था, 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा टिकट दिया गया, केसीआर साहब ने टिकट दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार वहां पर खड़ा था, और उसके बाद उन्हें हजारों वोट लेने के बाद शिकस्त हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, पार्टी क़ियादत नहीं है। तो फिर इब्राहिम साहब क्यों उसके बाद भी दे सकते थे, उसके बाद उन्हें नजरअंदाज कर दिए, जिसकी वजह से वो कांग्रेस पार्टी में चले गए? नहीं, आज का बवान है केसीआर साहब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया, इब्राहिम साहब को मैंने 2 मरतबा टिकट दिया है, महबूब नगर के अवाम की कुछ और ख्वाहिश है, वहां पर श्रीनिवास गौड़ को टिकट दिया गया, और उन्होंने कहा, केसीआर साहब ने ऐलान किया इब्राहिम साहब के ताल्लुक से मुकम्मिल जो है
इंसाफ किया जाएगा, उन्हें एमएलसी देकर विजारत में यानी मिनिस्ट्री में लिया जाएगा। अब इसके बावजूद अगर इब्राहिम साहब पार्टी से दूर होते हैं तो उनकी अपनी सियासी और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक सेकुलर पार्टी है बोल के इस चीज का खुलासा कर दिया, क्योंकि बल्दिया इंतखाबात में भी कई गैर मुसलमानों को टिकट दिया था और सबसे पहले हैदराबाद का ग्रेटर हैदराबाद का मेयर बनने वाला हमारा दलित भाई एमआईएम पार्टी से आलमपल्ली पोचैया साहब थे। उसके बाद सॉरी माफी चाहता हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एमआईएम पार्टी की तरफ से। और दूसरी चीज ये है कि हाल ही में जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें भी एमआईएम पार्टी ने कई गैर मुसलमानों को टिकट दी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक मुसलमान जमात होते हुए भी सेकुलर पार्टी है हमारी, क्योंकि वक्त के हिसाब से वो कह रही थी ये सेकुलर जमात है एमआईएम, जिसकी वजह से कई गैर मजहब को दिए। आप देख सकते हैं दलित भाई को अंबरपेट से दिए थे और जुबली हिल्स हलके से नवीन यादव को दिए थे, सिकंदराबाद से दिए थे, ऐसे कई जगह से दिए थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी क्यों मुसलमानों के साथ नजरअंदाज करते? हुकूमत आपने राजभवन की हलफबरदारी की तकरीब क्या नहीं देखी? मोहम्मद महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिनको अक़लियती बहबूद नहीं बल्कि रेवेन्यू का खलमदान दिया गया है। सबसे बड़ी मिनिस्ट्री आज मुसलमानों के पास है। अल्लाह के फजल और करम से जो है महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर माल हैं हुकूमत तेलंगाना की। और एक बात माफी चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज है, महमूद अली साहब तो आपको मालूम है कब से पार्टी में है और कब से आवाम के लिए क्या करे और पार्टी के लिए क्या करे। मैं अब अहम सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप इतने सालों से टीआरएस पार्टी में है, टीआरएस पार्टी आपके साथ इंसाफ नहीं करी तो आप महमूद अली साहब को एक डिप्टी सीएम बनाने से हो गया क्या? जिस तरह से आप बता रहे कि कांग्रेस बेवकूफ बनाते हुए आई मुसलमान को, टीआरएस पार्टी भी उसी तरह बना रही है। हबीब साहब आप सुनिए, कांग्रेस और तेलुगु देशम के हुकूमतों में मुसलमानों के साथ इतनी नाइंसाफियां हुई कि हजारों करोड़ की औकाफी जायदादें बर्बाद कर दिया गया। बटोली में मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। 29 बुरखापोश खवातीन को चंचलगुड़ा जेल में बंद कर दिया गया। लैंको हिल्स की जो है 10,000 करोड़ की वक्फ जायदाद को जो है फरोख्त कर दिया गया। तो ये सब कुछ हिसाब किताब होगा, कार्रवाई करेंगे। केसीआर साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में केसीआर साहब ने साफ साफ कह दिया कि मुसलमानों को हुकूमत तश्कील होने के बाद 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे, मुसलमानों को एजुकेशन दिया जाएगा, मुसलमानों को औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था मुसलमानों को अक़लियती बहबूद की विजारत देकर खुश करते हुए उन्हें बहलाया नहीं जाएगा। जब भी कहीं भी कुछ हादसा हो जाता है, जब भी कोई मुसलमानों पे जुल्म हो जाता है या कोई वाकया हो जाता है, तो आप टीआरएस की पार्टी के जानिब से सिर्फ आप ही एक नुमाइंदे थे, तो टीआरएस पार्टी आपको भी एमएलसी देकर वजीर बना सकती थी। आपके साथ आपकी काबिलियत देखते हुए भी केसीआर साहब क्यों नजरअंदाज कर दिए? तो मैं फिर से मुझे वही कहना पड़ता है कि अभी हुकूमत तश्कील हुए सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं। इंशाअल्लाह कि हमारे साथ इंसाफ होगा और टीआरएस के तमाम अक़लियती क़ायदीन के साथ इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह और जो है कैबिनेट में विजारतें दी जाएंगी मुसलमानों को। और जो है अक़लियती बहबूद, खास तौर से मैं आपको बताऊं, अक़लियती बहबूद जिसमें वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटीज कमीशन और हज कमेटी ये आता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही ऐलान किया था अक़लियती बहबूद का महकमा खलमदान मेरे पास बहैसियत चीफ मिनिस्टर मैं रखूंगा ताकि इन इदारों पर गिरफ्त मजबूत रखी जाए। आज आप तारीख ये गवाह है कि 100 करोड़ का गबन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन में है, 50 करोड़ उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश में गबन हुआ है और वक्फ बोर्ड अल्लाह रहम करे हमारी हजारों करोड़ की औकाफी जायदादें आज नाजायज कब्जे की नजर हो गई हैं। तो इसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसा लगता है
कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और हम, मेरा मकसद भी वही है, शरीफ साहब का भी मकसद वही है। लेकिन क्या करें, हमारे ही एक वजीर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लगड़ा पार्टी राजगोपाल से क्या जो है डीलिंग की नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि एक अखिलियतों के वजीर जो है लगड़ा पार्टी राजगोपाल से डीलिंग करते हुए 10,000 करोड़ की औकाफी जायदादों को तबाह किया। लेकिन केसीआर साहब की हुकूमत किसी को नहीं बख्शेगी। लगड़ा पार्टी राजगोपाल की जो लैंड को, हिल्स को भी वापस लेने की कोशिश की जाएगी और एक एक इंच और खाफी जायदादें हम वापस लेके रहेंगे। यही हमारी नुमाइंदगी रहेगी। शरीफ साहब, आप बताइए शरीफ साहब कि आपके ऊपर इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपकी मतलब माफी चाहता हूं आपकी पार्टी के ऊपर, मतलब माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली माइनॉरिटी मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड किया और मुसलमानों की प्रॉपर्टी का सौदा कर दिया गया है, वो भी लगड़ा पार्टी राजगोपाल सादिक खान एमपी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? ये बात तो ऐसा अंधी सुन के अपन किसी के ऊपर अपन खुशबू खाना गलत बात है। ये जब तक कोर्ट में इसका केस चल रहा है, कोर्ट अभी आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा कि केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर रहने दो या कांग्रेस पार्टी के वाईएस राष्ट्रपति रहने दो या किरण कुमार रहने दो, कोर्ट तो कोर्ट ही, इसका जवाब तो कोर्ट देने वाली है। इंशाल्लाह हम सामने देखेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी या हुकूमत की प्रॉपर्टी है, आपको सामने आ जाएंगी ये बात। तो दोस्तों, आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंच। अब आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते ही रहिए टीवी 11। ప్రేక్షకులకు శుభవార్త. మీ పెళ్లి ఫంక్షన్లు, బర్త్డే పార్టీలు, షాపింగ్ మాల్స్ ప్రారంభోత్సవాలు మరియు అన్ని రకముల ఫంక్షన్లను ప్రత్యక్ష ప్రసారం మరియు రికార్డింగ్ ప్రసారాలను మా టీవీ11 ద్వారా చేయబడును. వివరాలకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్ 8142322214. మా ప్రసారాలను ప్రపంచంలోని ఏ మూల నుండైనా www.tv11live.com ద్వారా వీక్షించవచ్చు. ప్రేక్షకులకు శుభవార్త. మీ పెళ్లి ఫంక్షన్లు, బర్త్డే పార్టీలు, షాపింగ్ మాల్స్ ప్రారంభోత్సవాలు మరియు అన్ని రకముల ఫంక్షన్లను ప్రత్యక్ష ప్రసారం మరియు రికార్డింగ్ ప్రసారాలను మా టీవీ11 ద్వారా చేయబడును. వివరాలకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్ 8142322214. మా ప్రసారాలను ప్రపంచంలోని ఏ మూల నుండైనా www.tv11live.com ద్వారా వీక్షించవచ్చు. नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपका मैं इस्तेकबाल करता हूं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अब सादिक खान कारपोरेटर और वार्ड मेंबर चेयरमैन सादिक खान चेयरमैन शरीफ साहब से। शरीफ साहब, एक चीज बताइए, आप की बल्दिया इंतखाबात के लिए 6 महीने बाकी है, तो आपकी कांग्रेस पार्टी क्या एमआईएम से अलायंस होकर लड़ेंगी इंतखाबात ये बल्दिया के, या फिर कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी? आज तक तो कभी भी इलेक्शंस हुए बल्दिया के हों दो या एमएलए एमपी के हों दो, कांग्रेस पार्टी और एमआईएम पार्टी मिलकर लड़े हैं इलेक्शंस, और मेरे को उम्मीद है आगे इलेक्शन में भी एमआईएम कांग्रेस के अलायंस में रहेगा। मगर अचानक एमआईएम पार्टी को टीआरएस से मोहब्बत हो गई, तो फिर कांग्रेस से कैसा मिलकर लड़ेंगी, समझ रहे आप? तो टीआरएस एक ऐसी पार्टी है कि पूरे तेलंगाना में टीआरएस पार्टी है, हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में तेलंगाना है और हैदराबाद में टीआरएस के सीट नहीं आए,
पूरे 17 वोट डालने से टीडीपी बीजेपी आए। फिर इसको देखा गया तो सकलर जमात जो है वो एक कांग्रेस पार्टी है और उसी पार्टी को सपोर्ट करना बोल के एमआईएम वालों के जमाने से चलते आ रहा है। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है आने वाले दिनों में भी कि कांग्रेस और एमआईएम का अलायंस रहेगा म्युनिसिपल में, फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी का और एमआईएम पार्टी का ग्रेटर हैदराबाद में मेयर कायम रहेगा। न्याजी साहब आप बताइए कि अभी अभी नई मोहब्बत हो गई है आप लोगों को एमआईएम से, इतने दिन वो आपके दुश्मन थे, आप बहुत मोहब्बत हो गई है, तो आप बताइए ये मोहब्बत क्या इंतखाबात बल्दिया इंतखाबात में जारी रहेगी? फिर या आपको बतला दूंगा हाफिज साहब कि मोहब्बत तेलंगाना राष्ट्र समिति को मुसलमानों से है, मोहब्बत केसीआर साहब को मुसलमानों ने तेलंगाना से है। उसका सबूत ये है कि उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वालेहाना खैर मकदम किया अपनी ख़ियामगाह पर, और मैं भी उसका खैर मकदम इसलिए करता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब या मजलिस के दीगर अरकान असम्बली जब चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की क़यामगाह पर आए तो हमको फख्र महसूस हुई, क्योंकि आप मुसलमानों के वो नुमाइंदे हैं और मुसलमानों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ हैं, केसीआर साहब के साथ हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि अगर हम मिलकर तेलंगाना को डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं और मुसलमानों की माशी, मुसलमानों की तालीमी, मुसलमानों की सखाफती, मुसलमानों की मजहबी, तमाम मुसलमानों के हालात कमजोर हैं, पसमानदगी का शिकार हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मुसलमानों को तालीमी हालत से मजबूत और मुस्तहकम रखें, मैशियत मुसलमानों को मजबूत रखें। आप ये बताइए कि बल्दिया इंतखाबात में क्या टीआरएस और एमआईएम मिलके यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कांग्रेस और एमआईएम? वो तो हमारे सदर मोहतरम केसीआर साहब फैसला करेंगे, जो भी फैसला होगा, लेकिन पुराने शहर की तरक्की के लिए पाबंद है और तेलंगाना राष्ट्र समिति का नज़्बुल-ऐन है कि पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की हो। मैं आपको गुज़िश्ता 5 बरसों पहले की तारीख की तरफ ले जाऊंगा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने पुराने शहर हैदराबाद के लिए 2000 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वो पैकेज बर्फदान की नजर हो गया। लेकिन केसीआर साहब ने कहा कि पुराने शहर को 2000 करोड़ की पैकेज भी देंगे और अखिलियती बहबूद के लिए 1000 करोड़ बजट दिया जाएगा। एक चीज मैं न्याजी साहब, तो अब तक राजशेखर रेड्डी साहब भी करोड़ों की बजट दिए ओलसीडी को, आप पर हर मुंह खुलते की हर हुकूमत आ रही करोड़ों, असल ये करोड़ों रुपए पुराने शहर में जा रहे या कोई नदी में चल जा रहे समझ लीजिए, फिर पुराना शहर जहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। आप लोग बोल रहे हैं हमारी रियासत तेलंगाना में टीआरएस केसीआर साहब 200 करोड़ देंगे, फिर आप 2 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी पुराने शहर में अब तक आप देख सकते हैं कई हमारे नौजवान तलबा जो है तालीम हासिल करते हुए भी बेरोजगार के शिकार है, और हमारे कई बहन हैं वहां पर, कई बहनें हैं जो रोजगारी नहीं मिलने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की नौबत आ रही है। तो आप बताइए फिर ये इतने करोड़ रुपए कहां की डेवलपमेंट के लिए जा रहे, वही ट्रैफिक जाम, वही गड़े, वही पुराने बिल्डिंग। तो आप बताइए, इससे पहले राजशेखर रेड्डी साहब भी दिए, इससे पहले बाबू साहब भी दिए, तो आप अभी एक बात गौर कीजिए, ये हुकूमतें जो ऐलानात किए, ये हुकूमतें इख्तिदार से क्यों महरूम हो गए? नहीं देने की, इसीलिए पुराने शहर को नजरअंदाज किया गया। तो टीआरएस पार्टी भी नजरअंदाज नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब से रियासत चलाते हुए आने वाली, हुकूमत चलाने वाली उतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जब वो कर सकती तो टीआरएस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? नहीं, वैसा नहीं है। आप सुनिए, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ठीक है, बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुराने शहर हैदराबाद को नजरअंदाज किया गया तेलुगु देशम के दौर में, पुराने शहर हैदराबाद को नजरअंदाज किया गया कांग्रेस की दौर में। तो आज जो है उसी लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उन हुकूमतों को बेदखल करने तक जिद्दोजहद की, और आज केसीआर साहब का उन्होंने खैर मकदम किया। कल ही राजभवन में हलफ बर्दारी के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजभवन पहुंचकर
जो है नए वजीर आला अली जनाब केसीआर साहब को मुबारकबाद पेश की, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। तो मुझे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ये समझती है, जानती है कि अब पुराने शहर के साथ इंसाफ होगा। और लेकिन कांग्रेस और टीडीपी नहीं किए, बिल्कुल केसीआर साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा मैं रेवेन्यू मिनिस्ट्री दूंगा, कल आपके सामने है, उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्ट्री दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब ने दिया। मैं आपसे चीज ठीक है, पर कांग्रेस हुकूमत में जो 10 साल थी, मतलब कई सीट जैसा फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उर्दू अकादमी है, माइनॉरिटीज है, वक्फ बोर्ड है, ऐसे कई मुसलमान चंद सियासतदान है कांग्रेस पार्टी में जो बचपने से जवानी से बूढ़े हो गए मगर उनको कोई ओहदा नहीं मिला। टीआरएस पार्टी में भी कई लोग हैं, दूध का जला दही, मतलब ये जो चीज है जो मतलब हर पार्टी से जो धोखा खाते हुए आया आखिर में टीआरएस पार्टी में आके रुके हुए। तो आप उसमें से एक आप कदीम लीडर है वो टीआरएस के, और दूसरे लीडर्स भी है। क्या ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन और माइनॉरिटीज वक्फ बोर्ड हज कमेटी ये जो चेयरमैनशिप खाली मतलब कांग्रेस हुकूमत, देखिए राजशेखर रेड्डी साहब के इंतकाल के बाद कांग्रेस हुकूमत वक्फ बोर्ड पूरा यतीम हो गया था, क्योंकि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई नहीं, हज कमेटी का चेयरमैन आज कोई तो कल कोई, और उसके बाद कोई मतलब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में सिर्फ एक ही एक चेयरमैन था कांग्रेस के दौर में, फारूक हुसैन साहब के साथ बाद कोई चेयरमैन ही नहीं बना। तो क्या टीआरएस पार्टी में भी कई माइनॉरिटीज के लोग हैं, कई माइनॉरिटीज काबिल है जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन हो या उर्दू अकादमी या हज कमेटी, ऐसे कई चेयरमैनशिप है। क्या मुसलमानों के साथ टीआरएस पार्टी या औरतों पे इंसाफ करके चेयरमैनशिप देगी या फिर नजरअंदाज करेगी? नहीं, जरूर इंसाफ किया जाएगा और तमाम अखिलियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और उसमें मौजूद हजारों करोड़ की धांधलियों पर सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए, और उन इदारे जो उर्दू एकेडमी हो कि वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश या हज कमेटी या अखिलियती कमीशन या अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिटविन जो पुराने शहर में है, इन तमाम इदारों की कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने केसीआर साहब से दरखास्त की थी। केसीआर साहब वो बहैसियत चीफ मिनिस्टर इन खलंदान को अखिलियती बताइए कि मतलब जैसा 5% रिजर्वेशन कांग्रेस दी थी, तो टीआरएस में केसीआर साहब कई बार मतलब जब तेलंगाना का मूवमेंट चल रहा था और शायद कई बार मीटिंग्स में भी होते कि 12%, 10%, 8% जो भी परसेंट रिजर्वेशन बताते जा रहे थे, मतलब हालात के हिसाब से परसेंटेज कम ज्यादा होते जा रहे थे। तो वो बताइए 12% जाके 2 होता या पूरे 0 हो जाता जो माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन? अरे मैं आपको हबीब साहब, मैं बारहा आपको ये बतला रहा हूँ कि हवा में बातें करने वाले या सियासी ऐलानात करने वाले या धोखा और फरेब देने वाले या हथेली में जन्नत दिखाने वाले का नाम केसीआर नहीं है। केसीआर जो एक मर्द आहन है, केसीआर बात के ऐसे धनी हैं जो ऐलान करते हैं वो करके दिखाते हैं, और केसीआर साहब से पूरी उम्मीद है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। और एक बात खास बात मतलब मेरे नाज़रीनों को 5% तहफ़्फ़ुज़ात देने के बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट को चले गया, तो केसीआर साहब ने ये कहा 12% रिजर्वेशन मैं मेरी हुकूमत में दूंगा। कैसे देंगे बताइए? बास प्रेस वालों ने पूछा कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा केरला में और वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में एक गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसको 12% दे सकते हैं। तो उन्होंने केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल इन रियासतों से मुकम्मिल ऑर्डर्स मंगवाएंगे और हमारी तेलंगाना की नई हुकूमत की कैबिनेट में वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके बाद वो असेंबली में बिल की शक्ल आएगा और वहां पर पास करके 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। ये केसीआर साहब का ऐलान है, और केसीआर साहब का ऐलान पत्थर की लकीर होता है, कोई हवा में बातें नहीं। बिल्कुल न्याजी साहब, ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसी हो गए तो हर मुसलमान सबसे पहले केसीआर साहब से पहले आपको दुआ देंगे, उसके बाद क्योंकि आप इसके नुमाइंदे बनेंगे। तो मैं आपसे बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ पूछ रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना रियासत जब बन गया है, जब टीआरएस आपके केसीआर साहब की तारीफ तो आप जमीन से आसमान तक कली से फूल बाग बना दे रहे। आप देखना ये चाहिए ये बाग बनता है या फिर कांटों का बाग बनता, आने वाले दिन अपने को बताएंगे। मगर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे
मतलब अब्दुल खदीर साहब जो पुलिस कांस्टेबल है, जो हाल ही मतलब 10-15 साल पहले उन्होंने एक एसीपी पे गोली चला के उन्हें कत्ल कर दिया था, उस इल्जाम में वो पिछले 23 से 25 साल से सजा काटते जा रहे। उनकी रिहाई के लिए सियासत के राहिद अली खान साहब काफी कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पॉलिटिशियन पार्टीज भी, एमआईएम भी उसे कोशिश कर रही है। तो क्या ये उम्मीद रख सकते हैं कि टीआरएस हुकूमत, जब केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, केसीआर साहब को मुसलमान से लगाव है, केसीआर साहब को मुसलमान से मोहब्बत है, क्या अब्दुल खदीर साहब कांस्टेबल को रिहा करा सकते हैं क्या? देखिए, ये हम 6 माह कबल ही तेलंगाना राष्ट्र समिति के अक़लियती कायदीन की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई मोहम्मद महमूद अली साहब की सदारत में, और हमने जब ही केसीआर साहब को ये जाकर नुमाइंदगी की थी, केसीआर साहब ने कहा सिर्फ दुआ करो कि मेरी हुकूमत आने के बाद, मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस मसले को मेरे सामने पेश करो, इंशाअल्लाह मैं वो कर दूंगा। तो आज वक्त आ गया है, 2-3 दिन ये तहनीती तकारीब चलते रहेंगी, उसके बाद हम केसीआर साहब के पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ वफ्द लेकर जाएंगे। तमाम अक़लियती कायदीन मिलकर जो है चीफ मिनिस्टर साहब को बोलेंगे कि मसला ऐसा है कि हिंदुस्तान का कोई कानून, कोई लॉ ऐसा नहीं है, जब 14 साल की इनको सजा दी गई थी खदीर साहब को, उसके बाद जो है आज मुसलसिल 25 बरसों से वो सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी और एक पैर काट दिया गया। तमाम हालात का एक फाइल बनाकर जो है केसीआर साहब के सामने पेश करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं तमाम नाज़रीन को आज के इस टीवी 11 के प्रोग्राम से, मैं इंशाअल्लाह जो है केसीआर साहब इस मसले को जल्द से जल्द जो है अब्दुल खदीर को रिहा करवाएंगे, और हम इस सिलसिले में होम मिनिस्टर जो है नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब से भी मिलेंगे। और हमारा मकसद इख्तिदार नहीं है, हमारा मकसद कोई एमएलसी या चेयरमैन फौरी हासिल करना नहीं है। मेरा मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद, तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायदीन का मकसद मिल्लत इस्लामिया की खिदमत और उनकी तरक्की, उनकी खुशहाली, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी जिंदगी का नज़्बुलैन है। मैं आज टीवी 11 के प्रोग्राम में हबीब साहब का बेहद मशकूर हूं, क्योंकि मेरे अपने ख्यालात को नाजरीन तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। ये अल्लाह का फजल व करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक का सदका है, तुफैल है कि आज एक सेक्युलर हुकूमत हमारे सर पर कायम हुई है। और मैं मुसलमाना ने तेलंगाना को भी मुबारकबाद दूंगा। केसीआर साहब आपके साथ इंसाफ करेंगे। केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में मुसलमाना ने तेलंगाना तरक्की और खुशहाली की सिमत आगे बढ़ेंगे, और काफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उर्दू जबान का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और हमारी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। यही हमारा मकसद व मंशा है। साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि कई लोग हमारे नाजरीन जो है हमें फोन करके इतला करते हैं कि अब जो तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत बन गई है, वजह यह है कि लोग केसीआर साहब से बड़ी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हर बार ये बहुत ही अच्छी फसीह उर्दू अच्छी बात करते हैं और मुसलमान के हमदर्द हूं बोल के अपने आप तो कहते हैं। और खास करके आप यहाँ जब से शुरू से आखिर तक उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो लोग ये कि उर्दू को नजरअंदाज कर दिए गए और उर्दू को मार दिया गया है, पूरी दफन कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उर्दू मीडियम में ऐसे कई बच्चियां हैं जहाँ पर स्कूल मौजूद है तो टीचर्स का पता नहीं है, कहीं जहाँ पर टीचर्स है, बच्चे भी है, स्टूडेंट्स भी है, मगर स्कूल में ऐसे कई जगह पर छत नहीं है, बाथरूम टॉयलेट्स नहीं है, ऐसी जगह कई है। और दूसरी चीज, सरकारी दफ्तरों के पास उर्दू में लिखा हुआ नहीं है। आरटीसी बस पे सरकार जिस तरह से तेलुगु में लिखा हुआ है एयरपोर्ट पे, उसी तरह से उर्दू में भी लिखना चाहिए। तो आप उसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन से देना चाहिए। मैं पहले हमारे नाजरीन और कौम व मिल्लत के उन तंजीमों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ जो उर्दू जबान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि मैं जब उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश का चेयरमैन था, मैंने हजारों तंजीमों को देखा है खिदमत करते हुए उर्दू जबान की। तो हम सब की जिम्मेदारी है आज नई हुकूमत से मसाइल को पेश करना। हम अल्लाह भी ख्वाब गफलत में रहने वालों की मदद नहीं करता।
तो हमको ख्वाब गफलत में नहीं रहना है, हमको चौकस व चौकन्ना होने की जरूरत है। और उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू जबान की तरक्की के लिए, उर्दू मीडियम स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए, टीचर्स की फराहमी के लिए हमको जो है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करें। और उसके बाद जगदीश्वर रेड्डी बहुत अच्छे आदमी, एक सेक्युलर आदमी है और जो है बेहतरीन उर्दू से वाकिफ हैं, वो आज वजीर तालीम बन चुके हैं हुकूमत तेलंगाना के। और फिर उर्दू एकेडमी के चेयरमैन से भी आप नुमाइंदगी करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि वहां पर उर्दू स्कूल्स को बुनियादी सहूलतें भी फराहम होंगी। मैं हबीब साहब आपको ये बताऊं कि खास तौर से उर्दू एकेडमी का बजट 40 करोड़ रुपए कांग्रेस की हुकूमत में असेंबली में ऐलान हुआ और उसके बाद रिलीज हुआ 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख रुपए जारी होते हैं और ऐलान होता है 40 करोड़ का। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे केसीआर साहब से नुमाइंदगी करके उस बजट को कम से कम उर्दू एकेडमी के 100 करोड़ किया जाए और 100 करोड़ रुपए जारी किया जाए, ताकि उर्दू के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप की शक्ल में उनके घर तक उनकी मदद पहुंचाई जा सके। और हमारे शोराए कराम, अदीब, जो राइटर्स हैं और जो कई ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियंस हैं, ये सभी मिलकर उर्दू जबान को जिंदा रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद आज सारी दुनिया में उर्दू का मरकजी शहर जाना जाता है, तो इन्हीं शोरा, अदीबों और जो है उन राइटर्स, उर्दू सहाफियों की जो है कोशिशों का नतीजा है। और मैं टीवी 11 के भी इस कोशिश को उस उर्दू की तरक्की की तरफ आगे बढ़ाऊंगा कि टीवी 11 भी जो है आगे बढ़े, उर्दू जबान की तरक्की करे। भाई आप देखिए, रामोजी फिल्म सिटी यानी ईटीवी उर्दू 56 कंट्रीज में उर्दू जबान को पहुंचा रहा है। आज जो है फिल्म इंडस्ट्री उर्दू की खिदमत अंजाम दे रही है। तो हमारा मकसद और आपका मकसद उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू की तरक्की है, उर्दू को फरोग देना है। लेकिन वो तब मुमकिन हो सकता है कि उर्दू के तंजीमें और उर्दू के कायदीन आगे आए, नुमाइंदगी करना सीखें। और नुमाइंदगी अगर आपकी कामयाब ना हो तो जमहूरी अंदाज में भी नुमाइंदगी की जा सकती है, लेकिन वो एहतजाज करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले केसीआर साहब उर्दू वालों को उर्दू का हक पहुंचाएंगे। नियाजी साहब बहुत शरीफ साहब एक चीज बताइए, नियाजी साहब तो जब से बहुत बता रहे थे कि दुनिया में अब कोई मुसलमान के हमदर्द हमसफर है वो तो केसीआर साहब है। अब ऐसा हो गया कि दुनिया में कोई हमदर्द हमसफर है वो तो सिर्फ केसीआर साहब है, तो मुसलमानों से इतनी मोहब्बत हो गई केसीआर साहब को बता रहे थे। क्या ये बिल्कुल ये मोहब्बत 5 साल तक चलेगी या फिर 5 दिन के बाद खत्म हो जाएंगी? आप क्या समझ रहे, जितने वादे कर रहे निभा सकेंगी टीआरएस पार्टी मुसलमानों के लिए? देखिए, आप देख रहे हैं, आप पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट गई है, कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए जो बजट दिया गया है, मुसलमानों को स्कॉलरशिप के लिए बजट दिया गया है, कि तारीखी बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट जितना मुसलमानों के लिए या पूरे सेकुलर जमातों के लिए जो काम कर रही है, दूसरी कोई गवर्नमेंट में समझता हूँ कि कोई ऐसा करने वाली गवर्नमेंट नहीं रहेगी। समझ में हैदराबाद में देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैं फ्लोर लीडर रह चुका हूँ, एमआईएम कांग्रेस अलायंस में चला है। और हैदराबाद एक ऐसी चीज है, मैं इससे पहले बताया हूँ, आंध्र प्रदेश बोल के नहीं, इंडिया में सोने की चिड़िया निजाम स्टेट बोलते हैं, उस तरीके के हिसाब से हैदराबाद के लिए जो फंड दिया जाता है, मूसी रिजर्वर के लिए 1000 करोड़ दिया गया है, चांदीनार के डेवलपमेंट के लिए दिया गया, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट जाके 24 घंटे में हुआ है कि टीआरएस गवर्नमेंट आके उससे हर गली में जाके देखिए आप, जो कामों का जो सिलसिला चल रहा है डेवलपमेंट का, कहीं सेवरेज लाइन, कहीं वाटर लाइन, कहीं सीसी रोड, हर गली में देखिए आप जाके, ओल्ड सिटी के हर जगह में डेवलपमेंट मिलेंगे आपको। इसकी वजूद है कांग्रेस गवर्नमेंट। सोनिया गांधी जी हैदराबाद को बहुत ज्यादा चाहने वाले थे, चाहने वाले हैं, और हैदराबाद को जितना बजट दिया गया है, कोई स्टेट को उतना बजट नहीं है आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद को उतना बजट दिया गया है। शेख साहब एक चीज बताइए, मैं आपसे एक खास सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक ये सवाल है, चंद लोगों का कहना ये है, मतलब अभी मतलब कई बड़े बड़े
देखो सियासतदान तो हर पार्टी में, कोई ये पार्टी से, वो पार्टी से, तो आपके बारे में भी ऐसा मालूमात हो रहे कि आप भी टीआरएस पार्टी में या फिर एमआईएम पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं। ऐसे मतलब पब्लिक में था टॉक चल रहा है कि आप टीआरएस में या तो फिर एमआईएम में, क्योंकि आप तो एक सादेखा कारपोरेटर है, बड़े बड़े वजीर जो पार्टी चेंज कर सकते हैं, आवाम की खिदमत करने वाले। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी में रह के अपोजिशन में अपना रोल अदा करेंगे या तो फिर आवाम की खिदमत के लिए, या आप अपने वास्ते पार्टी को चेंज करेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा सवाल नहीं है, बल्कि हम आज से नहीं है कांग्रेस पार्टी में, बल्कि आज 20-25 साल 30 साल से कांग्रेस पार्टी के वास्ता है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद जो एमएलए थे, उनकी क़यादत में मैं कॉर्पोरेटर बना हूँ एरागड्डे से, और वार्ड चेयरमैन बना हूँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में फ्लोर लीडर करा हूँ 5 साल, टीडीपी गवर्नमेंट 2 साल थी, 3 साल वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की कांग्रेस गवर्नमेंट थी। बल्कि आने वाले दिनों में भी हर टाइम हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहेंगे और पब्लिक की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। फिर कुछ दिनों में बल्दिया इलेक्शन भी आने वाला है और आगे बढ़ के आवाम की खिदमत करते हुए चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे हमेशा। आप एक चीज ये आने वाले जो बल्दिया इंतखाबात है उसमें क्या कांग्रेस और एमआईएम मिलकर फिर से एक बार हैदराबाद में मेयर बिठाएंगे, या फिर नियाजी साहब तो खुलासा कर रहे कि ये हाईकमांड ही हमारा हमसे डिसाइड करेगा, बहरहाल टीआरएस और एमआईएम मिलके मेयर बिठाएंगे, या फिर कांग्रेस और टीआरएस मिलके, या एमआईएम कांग्रेस से नहीं मिलती तो क्या कांग्रेस मेयर बिठा सकती है? मुमकिन है या नामुमकिन है? इंशाल्लाह अभी तक जितने भी टाइम यहाँ पर बल्दिया का इलेक्शन आया है, हर टाइम एमआईएम कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़े हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी फिर एमआईएम कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और फिर दोबारा फिर मेयर वही कांग्रेस एमआईएम का मेयर रहेगा, बल्कि मेरे को उम्मीद है इस चीज की। तो दोस्तों ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम। पॉलिटिकल पंच के खुसूसी मेहमान थे नियाजी साहब, जो नामपल्ली हल्के के टीआरएस इंचार्ज भी है और सादेखा उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी है, और ये थे हमारे कांग्रेस पार्टी से सादेखा कारपोरेटर, सादेखा चेयरमैन अली जनाब मोहम्मद शरीफ साहब। ये था आज का पॉलिटिकल पंच प्रोग्राम और आप देखते ही रहिए टीवी 11। आप भी चाहे कोई भी सियासती जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं या तो फिर आप कोई सोशल वर्क करने वाले हैं, आप भी स्टूडियो में आकर बात कर सकते हैं और आप भी हुकूमत के लिए जो नई तेलंगाना रियासत में जो नई हुकूमत बनी हुई है उनके बारे में, या फिर कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी या एमआईएम, चाहे कोई भी जमात के बारे में भी बात करना है तो आप हमारे स्टूडियो को आ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम पॉलिटिकल पंच के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 8142322214। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं 8142322214। बल्कि टीवी में नहीं, दुनिया के कोई भी कोने से कभी भी आप हमारे इस प्रोग्राम को लॉग इन हो सके लाइव में देख सकते हैं www.tv11live.com। आप ये हमारे वेबसाइट पर देखकर दुनिया के कोई भी कोने से आप इस पॉलिटिकल पंच के खुसूसी प्रोग्राम को देख सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब में भी आप इस खुसूसी प्रोग्राम को देखते रहिए। तो दोस्तों नाज़रीन, ये था हमारा आज का टीवी 11 का खुसूसी पॉलिटिकल पंच का प्रोग्राम। अब हमको दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।